Hello everyone, welcome to Applied AI/ML course presented by Good Sky Research Foundation. I am Siddharth and today we will explore linear regression, the foundation of predictive modeling. This lecture is part of our free 6-month educational series, and our goal is to deeply understand not only the formulas but also the intuition, applications, assumptions, and real world limitation of linear regression. By the end of this session, you will see why linear regression is the gateway to machine learning. So friends, this is the flow of session. ये हमारे सेशन का रोड मैप है. Why study linear regression, basics of linear regression, mathematical intuition, cost function, gradient descent, assumption of linear regression, extension and practical notes. ये एकदम स्ट्रक्चर्ड जर्नी है, मतलब एकदम फाउंडेशन से लेकर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तक हम सब कवर करेंगे. आपको इस सेशन के बाद लीनियर रिग्रेशन के बारे में हर स्टेप पर क्लियरिटी आ जाएगी. तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्यों पढ़ना चाहिए. वाई स्टडी लीनियर रिग्रेशन. So basically, linear regression introduced by Francis Galton in 1886 while studying heredity, height of parents versus children. फ्रांसिस गेल्टन ने 1886 में इंट्रोड्यूस किया हेरिडिटी स्टडी करते वक्त. गॉज ने 1809 में मैथमेटिकली फॉर्मुलाइज किया लीस्ट स्क्वेयर के थ्रू. ये स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मशीन लर्निंग का एक फाउंडेशन मॉडल है. इसका फ़ायदा है सिंप्लिसिटी प्लस इंटरप्रेटेबिलिटी, मतलब इजी टू एक्सप्लेन और इजी टू इम्प्लीमेंट. इसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन्फ्रेंस कर सकते हैं. ये एक बेंचमार्क मॉडल है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम की कंपैरिजन के लिए. लीनियर रिग्रेशन के सॉल्यूशन क्लोज्ड फॉर्म होते हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स के जैसे हैवी आइटरेशन नहीं लगते. इसी वजह से रिग्रेशन पहले सीखना लॉजिकल है. सो हियर वी हैव एग्जांपल ऑफ लीनियर रिलेशनशिप कि हमें कहाँ कहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल जाते हैं. जैसे कि हाइट वर्सेस वेट. टॉलर इंडिविजुअल जनरली वेज मोर, रिफ्लेक्टिंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो नेक्स्ट इज स्टडी आवर्स वर्सेस एग्ज़ाम मार्क्स. जैसे जैसे आपके स्टडी के आवर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके एग्ज़ाम मार्क्स भी बढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी हमें लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है. सो नेक्स्ट हमारे पास एडवर्टाइजिंग बजट वर्सेस सेल्स रेवेन्यू. जैसे जैसे आप अपने एडवर्टाइज के बजट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी सेल्स का रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा. टेम्परेचर वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी. years of experience versus salary. That is very much practical. That is years of experience versus salary. And next we have distance versus travel time. Yes, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उसे कवर करने का टाइम भी बढ़ेगा. लॉन्गर द डिस्टेंस मोर द टाइम इट विल टेक. नेक्स्ट वी हैव पॉपुलेशन ग्रोथ वर्सेस रिसोर्स डिमांड, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे रिसोर्स की डिमांड भी बढ़ेगी. ओके, तो ये थे हमारे पास एग्जांपल लीनियर रिलेशनशिप्स के कि लीनियर रिलेशनशिप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाता है. इसके बाद हमारे पास है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन. लेकिन कहाँ कहाँ पर इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं. जैसे कि बिजनेस में देखें, सेल्स फोरकास्टिंग, प्राइसिंग मॉडल्स. हेल्थ केयर में पेशेंट डेटा से डिसीज रिस्क प्रिडिक्ट करना. इकोनॉमिक्स, जीडीपी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन मॉडल करना. मशीन लर्निंग, बेसलाइन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स. फाइनेंस में रिग्रेशन काफ़ी यूज़ होता है, जैसे स्टॉक रिटर्न्स को समझने के लिए इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के साथ. एग्रीकल्चर में रेनफॉल और क्रॉप यील्ड प्रिडिक्ट करना भी रिग्रेशन का एक बड़ा एप्लीकेशन है.
सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमें बेसिकली समझना होगा रिग्रेशन। लेक्चर है लीनियर रिग्रेशन पर, लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी हो जाता है रिग्रेशन है क्या। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड टू मॉडल एंड एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझें, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, एक क्वेश्चन आता है कि हमें किसी XYZ कंपनी का सेल्स रेवेन्यू जानना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस कंपनी जो XYZ कंपनी है उसका सेल रेवेन्यू किस किस पर डिपेंड कर सकता है। उसके एम्प्लॉयज़ पर, उसकी प्रोडक्शन हाउस पर एंड उसके प्रॉफिट पर, उसके लॉस पर। तो किसी भी एक XYZ कंपनी का एनुअल सेल्स रेवेन्यू किस किस चीज़ पर, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। वो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, सिंगल फैक्टर भी हो सकता है। ओके, सो हमारे पास एक चीज़ आ गई है दैट इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल आपका है सेल्स ऑफ दैट कंपनी। एंड यहाँ पे हमारे पास एक भी हो सकता है और मोर भी हो सकते हैं। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो फैक्टर्स हैं जिन पर सेल्स डिपेंड करिए, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, लॉस, ETC। ओके, सो रिग्रेशन वही चीज़ है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक मॉडल इस्टेब्लिश करती है, एक रिलेशनशिप को मॉडल करती है, वही रिग्रेशन है। मोर स्पेसिफिकली रिग्रेशन वहाँ पर काम में आता है जहाँ पर हमें न्यूमेरिक वैल्यू के साथ डील करना हो। पर्पस देखे रिग्रेशन का तो प्रेडिक्शन प्लस में अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल। सो हमने यहाँ पर बेसिकली समझा रिग्रेशन है क्या, रिग्रेशन कहाँ पर हमारे यूज़ में आता है। रिग्रेशन यूज़ में आता है जहाँ पर हमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट एंटिटी को वन और मोर या वन या और उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट एंटिटी के साथ उसका रिलेशनशिप मॉडल करना होता है। हमने इसका रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा। रिग्रेशन अलाउ करता है बोथ descriptive interpretation of relationship and predictive analysis of new data. Regression model helps quantify the strength and nature of association between variables. It forms the basis of inferential statistics by enabling hypothesis testing of variable effects. In applied field, regression is critical for decision making, forecasting and data-driven insights. It is considered one of the most important tool in applied statistics and data science. Okay, regression के दो parts होते हैं, linear regression and logistic regression. हमारे आज के इस लेक्चर का जो मेन पॉइंट है वो है linear regression. Okay. सो नेक्स्ट वी हैव रिग्रेशन वर्सेस क्लासिफिकेशन। अब एक कॉमन कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन आउटपुट कंटिन्यूस होता है, जैसे हाउस प्राइस, मार्क्स, टेम्परेचर, ETC। क्लासिफिकेशन आउटपुट कैटेगरिकल होता है, स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम, डिसीज प्रेजेंट या डिसीज एब्सेंट। ओके, सो वी कैन कैटेगराइज दिस। ओके, रिग्रेशन इन्वॉल्व करता है प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूस न्यूमेरिकल आउटकम सच एज हाउस प्राइस, जो कि हम पहले देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन डील करता है कैटेगरिकल आउटकम सच एज डिसीज है या नहीं है, स्पैम है या नहीं है। सो इट इज़ डील विद द कैटेगराइजिंग। रिग्रेशन आउटपुट रियल वैल्यूज़ वाइल क्लासिफिकेशन आउटपुट डिस्क्रीट लेबल्स, है ना। रिग्रेशन में आपके पास रियल वैल्यूज़ आएंगी, जबकि क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या आएगा? डिस्क्रीट लेबल्स, या तो वो चीज़ स्पैम है या नहीं है। रिग्रेशन कैन कैप्चर ग्रेजुअल वेरिएशन वाइल क्लासिफिकेशन फोकसेस ऑन द डिस्टिंक्ट ग्रुप मेंबरशिप। रिग्रेशन इज एवोल्यूएटेड यूजिंग एरर metric like mean squared error, whereas classification is evaluated using the accuracy and related measures. Regression is more suitable when relationships are linear or continuous. रिग्रेशन वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल हो जाता है जहाँ पर रिलेशनशिप्स लीनियर और कॉन्टीन्यूस होते हैं, वाइल क्लासिफिकेशन आइडियल हो जाता है जहाँ पर कैटेगरीज वेल डिफाइंड होती हैं।
सो अब हमारे पास है रिग्रेशन का पहला टाइप, दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? सो बेसिकली इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि लीनियर रिग्रेशन ऐसा रिग्रेशन जहाँ पर लीनियर रिलेशनशिप हो। हमने रिग्रेशन पहले पढ़ा हुआ है, हमने पिछली स्लाइड पर रिग्रेशन पढ़ा था। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन होता है एक स्टैटिस्टिकल टूल, एक स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि रिलेशनशिप मॉडल करने में हेल्प करता है। किसके बीच में? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। उनके बीच में जो रिलेशनशिप मॉडलाइज करता है वो स्टैटिस्टिकल मेथड, वो स्टैटिस्टिकल टूल है रिग्रेशन। अब बात आती है लीनियर रिग्रेशन क्या है? तो लीनियर रिग्रेशन वो स्टैटिस्टिकल मेथड हो जाएगा जहाँ पर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशन है वो क्या होगा? लीनियर होगा। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन अज्यूम्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज लीनियर। सो यहाँ पर जो वाई है, वाई आपका डिपेंडेंट फैक्टर हो सकता है, जो कि आपका आउटकम है, जो कि आपका काउंट है, वो क्या हो जाएगा? वाई। दैट इज़ क्या? दैट इज़ डिपेंडेंट। और एक्स आपके क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट फैक्टर्स, इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, जैसे कि आपका प्रोडक्शन, प्रॉफिट, लॉस। वाई क्या हो जाएगी? एनुअल सेल। ओके, तो एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1x। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम अपने पिछले एग्जाम्पल से रिलेट करें तो हमारा एग्जाम्पल था एक कंपनी XYZ की सेल, एनुअल सेल। वो एनुअल सेल उस कंपनी के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्शन हाउस एंड प्रॉफिट और लॉस पर डिपेंड कर रही थी। अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर जो सेल्स है वो केवल एक फैक्टर पर डिपेंड करे, तो वहाँ पर हम लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन का एक टाइप होता है जिसको हम सिंगल लाइन बोलते हैं, वो लगा सकते हैं। तो अगर हम एक ऐसा केस लें जहाँ पर केवल एक फैक्टर है, तो वहाँ पर ये इक्वेशन हम बना सकते हैं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1x, जहाँ पर बीटा नॉट और बीटा 1 क्या हैं? आपके कोफिशिएंट्स हैं। x आपका क्या है? x आपका वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है और y आपका क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन अज्यूम्स अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्टर वेरिएबल एंड द रिस्पॉन्स वेरिएबल वेयर बीटा नॉट इज द इंटरसेप्ट एंड बीटा 1 इज़ द स्लोप। अगर हम इस y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट करके देखें तो हमको ये लाइन्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एंड सर्व एज द एंट्री पॉइंट इनटू द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। ओके, द ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टिमेट एंड पैरामीटर्स सो दैट प्रेडिक्शंस आर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. Linear regressions offer interpretability by showing how much change in X affects Y. It provides both explanatory power and predictive utility in diverse applications. Despite its simplicity, it forms the conceptual basis for more advanced models. Goals क्या है linear regression के? Estimate parameters beta naught that is intercept and beta 1 that is slope. I hope you will understand this slide. So this is about a visual, a graph by which you can understand more better the linear regression. We can see that the relationship between the dependent variable and independent variable is linear. Okay, this graph is showing दैट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? लीनियर है। ओके, सो दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2D केस, जो कि क्या होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या होता है? स्लोप होता है, चेंज इन y फॉर 1 यूनिट चेंज इन x. ओके, c क्या है? c हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0. ओके, सो दैट इज बेसिक मैथ, basic geometry math. The slope defines how much y changes for every unit increase in x. Okay, slope यही तो होता है delta y upon delta x. The intercept define the value of y when x is equal to 0. और intercept होता क्या है? intercept वो point होता है y का जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है. तो सिंपली हम बोल सकते हैं ना, जहाँ पर वो लाइन जो y एक्सिस को कट करती है.
Okay, this equation forms the backbone of linear regression and simple predictive modeling, क्योंकि हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कोरिलेट करके ही लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशंस थी जो हमने पिछली स्लाइड पर देखी थी इसी से ही निकाली हैं. दिस इक्वेशन फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन. इट हेल्प रिप्रेजेंट रिलेशनशिप ग्राफिकली, मेकिंग इंटरप्रिटेशन इंट्यूटिव. In regression, the slope and intercept are estimated from data rather than being fixed. This formula lays the foundation of multivariate extension regression. Okay, so this is the general equation of linear regression, जिसको हम ऐसे देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन. बीटा नॉट जहाँ पर आपका इंटरसेप्ट है, बीटा वन आपका स्लोप है और एप्सिलॉन आपका एरर टर्म है, कैप्चर जो कि रेंडमनेस कैप्चर करेगा. ओके, so this is all about the general equation of linear regression. आगे हमारे पास फिर से एक विजुअल एग्जांपल आया है, यानी एक ग्राफ जनरेट किया है जो कि किसके किसके बीच में है, स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क्स. जैसे जैसे स्टडी आवर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके मार्क्स भी बढ़ते हैं. स्टडी आवर्स क्या हो गया, स्टडी आवर्स आपके इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया और मार्क्स आपका डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, क्योंकि जैसे जैसे आपके स्टडी आवर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन का गोल है क्या? द मेन गोल इज टू फाइंड द लाइन दैट बेस्ट फिट द ऑब्जर्व्ड डाटा. This is achieved by estimating parameters beta naught and beta 1 to minimize prediction error. The regression line provides the most accurate summary of the data trend. It ensures that prediction of y based on x are as close as possible to actual values. The best fit line is identified by minimizing the residuals or differences between observed and predictive values. Okay, this goal connect the mathematical optimization process to practical predictive task. Ultimately, it balances accuracy and interpretability in predictive modeling. So, लीनियर रिग्रेशन का एक्चुअल गोल क्या है? सिंपल वर्ड्स में देखें, एक ऐसी लाइन फिट करनी जो ऑब्जर्व डेटा के सबसे क्लोजेस्ट हो, जो कि हम देख चुके हैं अभी, मतलब जो प्रेडिक्शन एरर मिनिमाइज करे. पैरामीटर्स बीटा नॉट और बीटा वन को ऐसे एस्टिमेट करना कि प्रेडिक्टिव वाई वैल्यू एक्चुअल वाई के सबसे पास हो. लाइन ओवरऑल ट्रेंड को कैप्चर करे और रेजिडुअल्स कम से कम हो. ओके, ये बेस्ट फिट लाइन कंसेप्ट रिग्रेशन को प्रैक्टिकल बनाता है. एक्यूरेसी प्लस इंटरप्रेटेबिलिटी दोनों बैलेंस कराता है. ओके, सो नाउ वी हैव कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल्स. सो इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम फिर से यहाँ तक इस लेक्चर को समराइज़ कर देते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है. हमने पढ़ा है रिग्रेशन के बारे में. रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं कि रिग्रेशन है क्या. रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप मॉडलाइज और मॉडल एंड एनालाइज करने में हेल्प करता है. ओके, तो वो क्या हो जाएगा? रिग्रेशन. ओके, सो रिग्रेशन भी आगे दो टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल डील विद लीनियर रिग्रेशन. सो लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. लीनियर रिग्रेशन है क्या? लीनियर रिग्रेशन की हम इक्वेशन देख चुके हैं. ओके, एंड लीनियर रिग्रेशन के हम गोल भी देख चुके हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार लीनियर रिग्रेशन का हम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन है क्या. लीनियर रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट फैक्टर है और डिपेंडेंट फैक्टर है उसके बीच में कैसा रिलेशनशिप है? लीनियर है. ओके, सो एंड उसकी इक्वेशंस हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा वन एक्स प्लस में एप्सिलॉन. जो यहाँ पे बीटा नॉट और बीटा वन है, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर इसके कोफिशिएंट हैं, है ना.
रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं, ये बताते हैं कि जो इसके साथ जो फैक्टर जुड़ा हुआ है, जो इसके साथ जो इंडिपेंडेंट फैक्टर जुड़ा हुआ है, वो कितना इम्पैक्ट डालता है उस डिपेंडेंट फैक्टर पर। यानी कि अगर हम एक मल्टीपल फैक्टर वाली लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन लेते हैं तो वहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 सच ऐसे करके एक इक्वेशन बन जाएगी, जिसका जो इंडिपेंडेंट फैक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा इंडिपेंडेंट फैक्टर पर, वो उतना उसका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ज़्यादा होता जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट लीनियर रिग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअल्स के बारे में कि ये रेजिडुअल्स का कंसेप्ट है क्या। रेजिडुअल्स एकदम सिंपल कंसेप्ट है, जो कि रेजिडुअल्स बताता क्या है, रेजिडुअल्स बताता है एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू shows how far each data point lies from the regression line। उस बीच वाली रिग्रेशन लाइन से, उस लीनियर रिग्रेशन लाइन से ईच डेटा पॉइंट कितनी दूरी पर है। अगर डेटा पॉइंट लाइन के ऊपर है तो रेजिडुअल पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव। रेजिडुअल एनालाइज इम्पोर्टेंट इसीलिए है, अगर रेजिडुअल्स रैंडम स्कैटर्ड होते हैं मॉडल सही है, अगर रेजिडुअल में पैटर्न दिखने को मिल जाता है, दिख रहा है, अजम्पशन वॉयलेट हो रहे हैं। ओके, अगर स्टडी आवर्स वर्सेस मार्क का रिग्रेशन बनाया और एक स्टडी ने 100 घंटे पढ़ाई करके भी फेल किया, है ना, एक स्टूडेंट ने क्या 100 घंटे पढ़ाई करी लेकिन फिर भी फेल हो गया, तो रेजिडुअल्स बहुत बड़ा होगा। ओके, मतलब मॉडल उस स्टूडेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Residuals are defined as a difference between actual and predicted values. They show how far each data point lies from the regression line. Residual analysis is critical for checking the validity of model assumptions. Large residuals highlight observation where the model performed poorly. Patterns in residuals often indicate violation of linearity or homoscedasticity, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। दे आर सेंट्रल इन डायग्नोसिस एरर एंड रिफाइनिंग रिग्रेशन मॉडल। ओके, सो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि रेजिडुअल्स का कंसेप्ट क्या है। व्हाट मेक्स अ बेस्ट लाइन, एक बेस्ट फिट लाइन क्या है। सबसे बेस्ट लाइन कौन सी होगी, बेस्ट लाइन वही है जो टोटल डेविएशन को मिनिमाइज करे। इसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, जो रेजिडुअल्स के स्क्वायर्स को मिनिमाइज करता है। स्क्वेयरिंग रेजिडुअल्स का फ़ायदा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एरर कैंसिल नहीं होते और बड़े एरर्स को ज़्यादा पेनल्टी मिलती है। बेस्ट फिट लाइन क्या है, स्मॉलेस्ट टोटल डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट। ओके, जो कि हम अभी देख चुके हैं। अ बेस्ट फिट लाइन रिड्यूसेस बोथ बायस एंड वेरिएंस इन प्रेडिक्शन। ये इसके फीचर्स हैं कि बेस्ट फिट लाइन कैसी होनी चाहिए। इट कैप्चर्स द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा मोर इफेक्टिवली देन आर्बिट्रेरी लाइंस। जो कोई अनदर लाइन होगी उससे ज़्यादा इफेक्टिवली ये टेंडेंसी ऑफ डेटा को कैप्चर करेगी। द क्लोजर ऑफ द डेटा पॉइंट आर टू द लाइन द बेटर द मॉडल फिट्स। A poor line produces large residual and fails to represent that true relationship. This definition of the best line provide both statistical rigor and practical clarity. Okay, so I hope you will understand this slide. That is about the what make a best line. In this, we have to learn about least square. Least square developed by Gauss and Legendre method. It is a method choose beta naught beta 1 such that sum of squared residuals is minimized. बीटा नॉट बीटा 1 को ऐसे सिलेक्ट करना कि जो सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेजिडुअल्स हो वो मिनिमाइज्ड रहे। तो कंक्लूड करें, लीस्ट स्क्वेयर्स एक मेथड है जिसमें हम पैरामीटर्स बीटा नॉट और बीटा 1 ऐसे चूज़ करते हैं कि सम ऑफ स्क्वेयर्ड रेजिडुअल्स मिनिमाइज्ड रहे या मिनिमाइज्ड हो, जो कि डेवलप किया था गॉस एंड लेजेंड्रे ने। इसका सॉल्यूशन मैथमेटिकली यूनिक होता है जब अजम्पशंस सेटिस्फाई होती हैं और कंप्यूटेशनली एफिशिएंट भी है। यही टेक्निक एक्सटेंड होकर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और एडवांस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स तक जाती है। So now we have SSE, that is sum of squared error, which is formalized as sigma. Sigma is the standard deviation of the model. Okay, so we have SSE, that is sum of squared error, which is formalized as sigma. Sigma is the standard deviation of the model. Okay, so now we have SSE, that is sum of squared error, which is formalized as sigma. Sigma is the standard deviation of the model. Okay, so we have SSE, that is sum of squared error, which is formalized as sigma.
वाई आई माइनस वाई हैट आई का होल स्क्वेयर. स्क्वेयरिंग अवॉइड्स कैंसिलेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर. सो अब समझते हैं कि एसएससी का कंसेप्ट क्या है. ये एक मीज़र है टोटल एरर का. अगर एसएससी छोटा होगा मॉडल अच्छा फिट है, अगर एसएससी बड़ा है लाइन डेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है. ओके, अगर आपके मॉडल का एसएससी 100 है और दूसरे मॉडल का 50 है तो सेकंड मॉडल बेटर होगा. एसएससी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सम ऑफ स्क्वेयर डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड वैल्यूज. इट क्वांटिफाई द टोटल एरर इन द रिग्रेशन मॉडल. स्क्वेयरिंग द एरर penalize large deviation more heavily. SSC serves as the foundation for defining cost function in regression. A smaller SSC indicate a better fitting regression line. Okay, I hope you will understand this line. A small SSC indicates a better fitting regression line. छोटा SSC अच्छा मॉडल. It provides a measure for comparing different regression models. SSC is minimized in the least square method to determine the best parameters. So now we have an difference or a visual diagram to show bad line versus good line. बैड लाइन क्या होगी? लार्ज रेजिडुअल्स होंगे. हम अभी तक यही तो पढ़ रहे हैं कि लार्ज रेजिडुअल्स स्मॉल रेजिडुअल्स. तो बैड लाइन के फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? लार्ज रेजिडुअल्स स्कैटर्ड पॉइंट. दैट इज ऑल अबाउट द कंपेरेटिव स्टडी. ओके, बैड लाइन लार्ज रेजिडुअल्स स्कैटर्ड पॉइंट्स. एंड हम गुड फिट लाइन में देख सकते हैं जो बेस्ट लाइन होगी गुड लाइन होगी उसमें क्या होगा? स्मॉल रेजिडुअल्स होंगे और क्लोजर फिट. ओके, लीस्ट स्क्वेयर्स को हम एक बार फिर से फॉर्मुलाइज करते हैं. मिनिमाइजेस टोटल स्क्वेयर्ड रेजिडुअल्स, ensures the best possible straight line fit. The least squares method ensure that the regression line is the best possible and straight line fit. It minimizes the sum of square difference between the observed and predicted values. Least squares के estimates unbiased और consistent होते हैं अगर assumption valid है. मतलब अगर हम sample size बढ़ाते हैं तो estimates actual population के करीब आते हैं. Okay. So it is a universally adopted standard for parameter estimation and regression. The same concept extend to generalized linear model and advanced machine learning algorithm. So हम इसको पहले भी देख चुके हैं लेकिन हमने यहाँ पर इसको फिर से फॉर्मुलाइज किया है. Now we have some graph for least squares. That is minimizing the squared residuals. Now we have what is a cost function. A cost function is a mathematical tool to measure how well the regression model fits the data. Okay, so समझते हैं कि cost function है क्या. cost function basically एक mathematical tool है जो बताता है कि मॉडल कितना अच्छा फिट हो रहा है. Okay, so lower cost better model. रिग्रेशन में कॉस्ट फंक्शन स्क्वेयर्ड एरर पर बेस्ड होता है. इट असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोडक्शन एरर. द लोअर द कॉस्ट द बेटर द मॉडल इज कंसीडर टू परफॉर्म. कॉस्ट जितनी कम होगी मॉडल उतना बेटर होगा. कॉस्ट फंक्शन प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया फॉर द मॉडल कंपैरिजन एंड ऑप्टिमाइजेशन. दो मॉडल्स के बीच में कंपैरिजन के लिए मॉडल के ऑप्टिमाइजेशन के लिए कॉस्ट फंक्शन आपको क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया प्रोवाइड कराता है. दे आर सेंट्रल इन गाइडिंग लर्निंग एल्गोरिथम लाइक ग्रेडियंट डिसेंट. कॉस्ट फंक्शन के बिना हम मॉडल कंपेयर या ऑप्टिमाइज कर ही नहीं सकते हैं जैसा हम पहले बता चुके हैं. क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया प्रोवाइड कराता है फॉर मॉडल कंपैरिजन एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए. This formalization connects theoretically optimization with practical model training. So we have next that is mean squared error MSE, that is formalized as 1 by n sigma yi minus y hat I whole square. Most widely used cost function regression. सबसे कॉमन कॉस्ट फंक्शन है MSC, दैट इज मीन स्क्वेयर्ड एरर.
फॉर्मूला 1/n सिग्मा वाई आई माइनस वाई हैट आई होल स्क्वेयर, ये एरर्स का एवरेज है। लार्ज एरर को हैविली पेनलाइज करता है, स्मूथ और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए ऑप्टिमाइजेशन के लिए परफेक्ट है। अगर MSE आपका इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि एवरेज एरर 2 यूनिट्स है, क्योंकि एरर स्क्वेयर किया गया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लाइन दैट MSE इज इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब है कि जो आपका एवरेज एरर यूनिट 2 है, क्योंकि एरर स्क्वेयर किया गया था। ओके, इट प्रोवाइड अ स्मूथ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पस। MSE को ऑफन यूज़ किया जाता है मॉडल सिलेक्शन, क्रॉस वैलिडेशन एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग के लिए। वाई स्क्वेयर्ड एरर्स, अब सवाल है हम एरर्स को स्क्वेयर ही क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव और पॉजिटिव एरर कैंसिल आउट ना हो इसीलिए, है ना, एंड बड़े एरर्स को ज़्यादा पेनल्टी मिले, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द स्क्वेयर्ड एरर। मैथमेटिकल रीज़न देखें तो डिफरेंशिएबल ईजियर ऑप्टिमाइजेशन, प्रैक्टिकल रीज़न देखें तो पेनलाइज लार्जर एरर मोर स्ट्रांगली, errors are squared toward positive and negative deviation cancelling each other, squaring ensure that larger mistakes are penalized more heavily than smaller one. It provide a consistent approach to measuring overall prediction accuracy. Squared error also ensures stability in gradient based optimization algorithms. They are universally applied in both statistical modeling and machine learning contexts. Cost function curve, that is much more important. Cost function curve, अगर कॉस्ट फंक्शन को ग्राफ पर प्लॉट करें पैरामीटर्स वर्सेस कॉस्ट, तो शेप जो आएगी, जो शेप हमको मिलेगी वो होगी यू शेप्ड पैराबोला। जब हम कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करते हैं वर्सेस मॉडल पैरामीटर, सो हमें जो शेप मिलती है वो होती है यू शेप्ड पैराबोला। मिनिमम पॉइंट जो यहाँ पर क्या बताता है, बेस्ट मॉडल पैरामीटर्स, जो हमें यू शेप्ड पैराबोला इधर मिलेगा। यू कैन सी दिस, दिस इज़ द कॉस्ट फंक्शन वर्सेस मॉडल पैरामीटर ग्राफ, एंड यहाँ पर जो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको क्या बताएगी, बेस्ट मॉडल पैरामीटर को बताएगी। The minimum point of this parabola represent the optimal parameter value. The curve visually demonstrate how changes in slope or intercept affect prediction error. ये कर्व आपको बताता है कि इसमें जो चेंज हो रहा है इसके इंटरसेप्ट में या इसके स्लोप में, वो कैसे इसके प्रेडिक्शन एरर को अफेक्ट करता है। A steep curve indicates sensitive parameter while a shallow curve suggests stability. अगर आपके पास स्टीप कर्व जहाँ पर है वो आपको सेंसिटिव पैरामीटर बता रहा है, जहाँ पर आपके पास शैलो कर्व आ रहा है वो आपको सजेस्ट कर रहा है स्टेबिलिटी की तरफ। द शेप इंश्योर्स दैट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लाइक ग्रेडियंट डिसेंट कैन फाइंड द मिनिमम। द कॉस्ट कर्व प्रोवाइड बोथ theoretical and practical insight into the model performance. Understanding this curve is crucial for effective model training and parameter tuning. हम फिर से बता देते हैं कि स्टीप कर्व का मतलब पैरामीटर सेंसिटिव है, और फ्लैट कर्व जहाँ पर शैलो कर्व है उसका मतलब पैरामीटर स्टेबल है। इस पैराबोला का जो मिनिमम दिखाता है कि हमने बेस्ट स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव गोल, मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन। ओके, सिंपल गोल क्या है, ऐसे बीटा नॉट और बीटा 1 चूज़ करना जो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करें, मतलब एरर सबसे कम हो। यही ऑप्टिमाइजेशन का सेंट्रल आइडिया है मशीन लर्निंग में। फाइंड द पैरामीटर्स बीटा नॉट बीटा 1 दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। द सेंट्रल गोल इन रिग्रेशन मॉडलिंग इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। ओके, द पैरामीटर वैल्यू आर एडजस्टेड सो दैट द ओवरऑल एरर इज रिड्यूस्ड एज मच एज
possible. Minimizing the cost ensure the most accurate prediction for unseen data. This optimization process lies at the heart of all machine learning algorithms. It aligns the theoretical definition of the best fit with practical predictive accuracy. The minimized cost function represent the best compromise between bias and variance. This process connects regression to the broader field of the statistical learning. यही प्रिंसिपल न्यूरल नेटवर्क SVM और डीप लर्निंग में भी यूज़ होता है, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन अलग होते हैं. ओके, सो इट इज़ अबाउट द गोल दैट इज़ मिनिमाइज कॉस्ट फंक्शन. अब प्रॉब्लम आती है कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कैसे करें. हाउ डू यू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन एफिशिएंटली. कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज भी हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट फंक्शन को एफिशिएंटली मिनिमाइज कैसे करें. दिस चैलेंज इन रिग्रेशन इज टू फाइंड पैरामीटर वैल्यू दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. ओके, ब्रूट फोर्स approaches are impractical because they require testing countless parameter combination. brute force हर possible value try करना impractical. ओके, एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है सिंपल केसेस में, लेकिन मल्टीपल प्रेडिक्टर्स में टफ हो जाता है, इसलिए यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट जैसा आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड. हम उसे देखेंगे अभी आगे. एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं सिंपल केसेस में, लेकिन मल्टीपल प्रेडिक्टर्स में टफ हो जाता है ये केस. सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट जैसा एक आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड. ग्रेडियंट डिसेंट एक यूनिवर्सल टूल है, ऑलमोस्ट हर मशीन लर्निंग मॉडल में ऑप्टिमाइजेशन इसी से होता है आजकल. सो नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन टू ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो स्टेप बाय स्टेप पैरामीटर्स को इम्प्रूव करता जाता है. Gradient descent is an iterative optimization algorithm used to minimize cost function. It begins with random parameter value and improve them step by step. The algorithm uses the slope of the cost function to decide the direction of movement. Each iteration moves the parameter closer to the minimum of the cost function. जैसे जैसे एक आइट्रेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही पैरामीटर क्लोज होता जाता है उस मिनिमम कॉस्ट फंक्शन वैल्यू के. इट इज़ वेल यूज्ड इन मशीन लर्निंग ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी. ग्रेडियंट डिसेंट की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी की वजह से ये इसको वाइड यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग में. ग्रेडियंट डिसेंट कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट एंड हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम efficiently. Its simplicity and general applicability make it a cornerstone of the optimization methods. हर स्टेप में स्लोप एक डायरेक्शन मूव करते हैं, धीरे धीरे बेस्ट में पॉइंट पर रीच करते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन. पहले रैंडम तरीके से स्टार्ट करते हैं, फिर मिस्टेक्स देख के स्टेप बाय स्टेप अपना अप्रोच इम्प्रूव करते रहते हैं एग्ज़ाम टाइम तक. ओके, so now we have intuition. So intuition rolling down hill. ग्रेडियंट डिसेंट को विजुलाइज करें जैसे एक बॉल एक वैली के अंदर रोल कर रही है ना. बॉल हमेशा नीचे की तरफ जाती है, यानी कि स्टीपेस्ट स्लोप डायरेक्शन है ना. जैसे ही स्लोएस्ट पॉइंट आता है बॉल रुक जाती है, वही मिनिमम होता है ना. क्योंकि जहाँ पर बॉल रुक गई एक स्टीपेस्ट स्लोप के जाते वक्त, तो वही उसका मिनिमम होगा. इस एनालॉजी से एक और चीज़ समझ में आ जाती है आपको कि लर्निंग रेट. अगर बॉल बहुत तेज़ गिरेगी तो मिनिमम के पार निकल जाएगी, अगर बहुत धीरे गिरेगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. सो ग्रेडियंट डिसेंट कैन विजुलाइज एज अ बॉल रोलिंग डाउन अ वैली. सो यू कैन सी दिस रिटन ऑन दिस स्लाइड दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. दैट इज़ अबाउट इंट्यूशन रोलिंग डाउन हिल. आप ग्रेडियंट डिसेंट को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि एक बॉल एक वैली से नीचे आ रही है, स्टीपेस्ट स्लोप से नीचे आ रही है, और जहाँ पर वो बॉल रुकेगी जाके वही उसका क्या होगा, मिनिमम होगा. ओके, एंड अगर हम देखें तो और अगर बॉल बहुत तेज़ गिरेगी तो मिनिमम के पार निकल जाएगी, अगर बहुत धीरे धीरे गिरेगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. ओके,
So this intuitive picture simplify a complex optimization process for you. So now we have to talk about gradient slope. ग्रेडियंट सिंपल शब्दों में स्लोप ही होता है। ये बताता है कि कॉस्ट फंक्शन का स्टीपनेस कितना है और किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। पॉजिटिव ग्रेडियंट पैरामीटर को डिक्रीज करेगा। ओके, द ग्रेडियंट मेजर द स्टीपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन कर्व। इट इंडिकेट द फास्टेस्ट पाथ टुवर्ड द रिड्यूसिंग द एरर। ए पॉजिटिव ग्रेडियंट सजेस्ट द पैरामीटर शुड बी डिक्रीज्ड व्हाइल अ नेगेटिव ग्रेडियंट सजेस्ट द अपोजिट। ओके, जहाँ पर भी आपके पास पॉजिटिव ग्रेडियंट होगा वहाँ पर पैरामीटर डिक्रीज्ड होगा, है ना। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट शो हाउ स्टीप द कर्व इज एट द गिवन पॉइंट। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जहाँ पर स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है वो किसी पॉइंट का क्या बताता है, उस पॉइंट की स्टीपनेस बताता है कर्व की। ओके, किसी भी गिवन पॉइंट पर स्लोप किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं तो उसी पॉइंट का वो क्या बता देगा, स्टीपनेस बता देगा। लार्जर ग्रेडियंट इम्प्लाई बिगर एडजस्टमेंट इन पैरामीटर अपडेट्स। ओके, as the model approaches the minimum, the gradient becomes smaller. This mathematical concept ensure efficient navigation toward the optimal solutions. Now we have to talk about update rule. Update rule क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेट रूल होता है थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल जे बाय डेल थीटा, जहाँ पर थीटा आपका पैरामीटर है जो कि बीटा नॉट बीटा वन है, अल्फ़ा लर्निंग रेट है, जे आपका कॉस्ट फंक्शन है। दिस फॉर्मूला अपडेट द पैरामीटर इन डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट। मतलब हर स्टेप में हम पैरामीटर को ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपडेट करते हैं। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कॉस्ट मिनिमम ना हो जाए। यही रूल डीप लर्निंग मॉडल्स में भी यूज़ होता है। सिर्फ थीटा जो है वो थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर होते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव लर्निंग रेट, जिसको हमने लास्ट स्लाइड पर अल्फ़ा से डिनोट किया था। अगर ये टू स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, वेरी स्लो कन्वर्जेंस होगी। अगर टू लार्ज बहुत बड़ा होगा तो ओवर शूटिंग मे नेवर कन्वर्ज, यानी कभी कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। देखो लर्निंग रेट होता क्या है। लर्निंग रेट इस कंसेप्ट के लिए बहुत क्रूशियल है। अगर बहुत छोटा होगा तो कन्वर्जेंस बहुत स्लो होगा, अगर बहुत बड़ा होगा तो ओवर शूटिंग होगा और कभी कन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। बेस्ट है एक बैलेंस लर्निंग रेट चूज़ करना। प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में लोग लर्निंग रेट ट्यूनिंग के लिए ग्रिड सर्च, अडेप्टिव मेथड्स, एडम, आरएम पॉप यूज़ करते हैं। ओके, सो वी हैव टॉकिंग अबाउट इट्स स्मॉल एंड लार्ज एंड ऑप्टिमल लर्निंग रेट इंश्योर स्टेडी एंड रिलायबल प्रोग्रेस टुवर्ड द मिनिमम। यानी कि हमें उस मॉडल के मिनिमम तक जाना है, तो अगर हम एक ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग रेट लेंगे तो हमें इंश्योर कर पाएंगे कि हम एक स्टेडी एंड रिलायबल प्रोग्रेस की तरफ, उस मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो प्रॉपरली चूज एन अल्फा इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द कम्प्लीटली दैट लर्न व्हाट इज द लर्निंग रेट। So this is the visuals, or we can say it is a graph that is showing steps toward minima, कि मिनिमा की तरफ हम कैसे जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ग्राफिकली सोच पाओ तो एक कर्व है जिसमें बॉल स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरते जा रही है। छोटे स्टेप्स, स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस, धीरे धीरे बट लेकिन प्रोग्रेस तो है। बड़े स्टेप जैसे तेज़ी से मूव करते हो बट रिस्क है मिनिमम के पार निकल जाने का। सो दिस इज़ द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। सो नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि इट इज़ अबाउट सेक्शन ऑफ अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, है ना। अजम्पशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे अभी लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले अजम्पशन है कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशन लीनियर होना चाहिए। ये हमने अभी तक अज्यूम किया है कि जो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बीच जो रिलेशन है वो कैसा हो, लीनियर है। अगर रिलेशन नॉन लीनियर है तो रिग्रेशन सही प्रेडिक्ट नहीं करेगा, है ना। अगर हमारी अजम्पशन ही गलत है तो उसका आउटपुट भी गलत आएगा।
चेक करने का तरीका स्कैटर प्लॉट और रेजिडुअल प्लॉट्स हो सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के केस में देखिए, हाइट वर्सेस वेट रफली लीनियर होते हैं, एज वर्सेस इनकम नॉन लीनियर होता है। एज और इनकम आपकी नॉन लीनियर हो सकती है और होती भी है, लेकिन हाइट और वेट जनरली केसेस में आपके लीनियर होते हैं। अगर हम देखें, अगर लीनियरिटी वॉयलेट हो रही हो तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है सब। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर हम देखें इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, है ना, दूसरा अजम्पशन है कि रेजिड्यूल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एक एरर दूसरे एरर पे डिपेंड करता है तो मॉडल बायस्ड हो जाता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली टाइम सीरीज डेटा में होती है, जिसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। टेस्ट की बात करें, डरबिन वॉटसन स्टैटिस्टिक। एग्जाम्पल, इफ टूडेज स्टॉक मार्केट एरर डिपेंड्स ऑन येस्टरडेज एरर, वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होगा। स्टॉक मार्केट में आज का एरर अगर कल के एरर पर डिपेंड करे तो अजम्पशन टूट जाएगा ना। सो नाउ वी हैव द इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज होमोस्कैडिसिटी, कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर। तीसरा अजम्पशन है ये, एरर्स का वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। जो एरर्स आए थे उनका हम जब वेरिएंस निकालेंगे वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। अगर वेरिएंस एक्स के साथ चेंज हो रहा है तो उसे हेट्रोस्कैडिसिटी कहते हैं। डिटेक्ट करने के लिए रेजिडुअल्स वर्सेस फिटेड प्लॉट है। ओके, हमने अभी तक 3 अजम्पशंस देखे। पहला अजम्पशंस था हमारा लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम अभी तक ये हमने अजम्प्ट किया था कि जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फैक्टर की जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर है ना। अगर ये एजम्पशन ही गलत होगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। तो हमने इसके एग्जांपल देखा और इसको कैसे निकाल सकते हैं वो उस पर भी हमने ध्यान दिया। इसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, यानी कि जो एरर हैं वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से। जैसे कि अगर स्टॉक मार्केट में जो आज का जो एरर है वो अगर कल के एरर पर डिपेंड कर जाएगा तो ये वॉयलेंस माना जाएगा, है ना। सो आगे हमने देखा होमोस्कैडिसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर, यानी कि जो एरर्स का जो वेरिएंस होना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ये जैसे कि इसका वॉयलेंस क्या है ना, इसका वॉयलेशन क्या है, होमोस्कैडिसिटी का वॉयलेशन क्या है, हेट्रोस्कैडिसिटी। वो कौन सा केस है, जब वेरिएंस इंक्रीज करता जाता है, डिक्रीज करता जाता है विद एक्स। इसको डिटेक्ट करने के मेथड में देखिए, फिट रेजिडुअल्स वर्सेस फिटेड वैल्यू प्लॉट, है ना। और इम्पैक्ट क्या है, लीड टू बायस स्टैंडर्ड एरर। अगर अजम्पशन वॉयलेट हो तो स्टैंडर्ड एरर बायस्ड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्ट अनरिलायबल हो जाते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स। ये हमारा 4th अजम्पशन है, रेजिडुअल्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो करे। ये इम्पोर्टेंट है ताकि टी टेस्ट और एफ टेस्ट वैलिड हो। चेक करने के लिए हिस्टोग्राम ऑफ रेजिडुअल्स क्यू प्लॉट्स। अगर रेजिडुअल्स हैविली स्क्यूड हैं तो पी वैल्यू अनरिलायबल हो जाती हैं। ओके, so this is all about normal distribution of errors. So now we have no multi-collinearity या low multi-collinearity. That is our 5th assumption. Predictor variable highly correlated नहीं होने चाहिए। अगर मल्टी कोलिनियरिटी ज़्यादा हो तो कोफिशिएंट्स अनस्टेबल हो जाते हैं और इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। डिटेक्ट करने के लिए वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, दैट इज़ VIF, इज़ ग्रेटर देन 10। सो हाई मल्टी कोलिनियरिटी। व्हाट इज सॉल्यूशन, रिडंडेंट प्रेडिक्टर रिमूव करो या डायमेंशनलिटी रिडक्शन PCA यूज़ करो। ओके, so that is all about no or low multi-collinearity. Okay, so now we have to talk about simple linear regression versus multiple linear regression. So जो simple linear regression है उसमें 1 predictor होता है। एग्जाम्पल का केस ले सकते हैं हम, हाइट वेट रिलेशनशिप।
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो है मोर देन वन प्रेडिक्टर, जैसे x1, x2, xn, y। एग्जाम्पल, हाउस प्राइस डिपेंड ऑन साइज, लोकेशन, एज एंड एमिनिटीज। एडवांटेज क्या है? मल्टीपल रिग्रेशन कैन कैप्चर रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी मोर इफेक्टिवली। अब एक बार हम जो हमने इस सेशन के स्टार्टिंग सेक्शन में देखा था वहीं पर हम आ चुके हैं। क्या? सिंपल लीनियर रिग्रेशन वर्सेस अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। एक बार फिर से सेशन को कंक्लूड करें तो हमने पढ़ा रिग्रेशन के दो टाइप, लीनियर, लॉजिस्टिक। लीनियर रिग्रेशन हमारा आज का टॉपिक है, तो हम लीनियर रिग्रेशन बात करते आ रहे थे अब तक। लीनियर रिग्रेशन के फीचर, लीनियर रिग्रेशन के गोल, लीनियर रिग्रेशन के एसोसिएटेड फैक्टर्स। ओके, सो जो लीनियर रिग्रेशन था उसके भी दो टाइप्स होते हैं, दैट इज़ सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो होते हैं वो आपका 1 होता है सिंपल में। लेकिन जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है उसमें जो आपके जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स जो हैं वो आपके मल्टीपल होते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों केसेस किसके ही हैं? लीनियर रिग्रेशन के ही हैं। तो अगर हम देखें सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो आपको वो वाली एंटिटी है, इंडिपेंडेंट वाली एंटिटी कैसी होगी? 1 होगी। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो आपकी जो एंटिटी है, जो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है, या जो जिसको हम प्रेडिक्टर बोल सकते हैं, वो क्या है? आपके मल्टीपल हैं, है ना। और इसका एडवांटेज यही है, मल्टीपल रिग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हद तक रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर कर पाता है इफेक्टिवली। क्योंकि अगर हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी केस है, कोई भी रिलेशनशिप है, वो एक से उसमें जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है। हमने जो एग्जांपल देखा किसी कंपनी की सेल रेवेन्यू का, वो भी एक से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट हो गया एंड लॉस, एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन हाउस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इन वर्क इन्वायरमेंट, है ना। और यहाँ पर जो एग्जांपल हमने दिखाया हुआ है दैट इज़ हाउस प्राइस। किसी एक फ्लैट का, एक किसी हाउस का, एक किसी बंगलो का प्राइस किस पर डिपेंड करेगा? उसके साइज़ पर, उसकी लोकेशन पर, उसकी एज पर, उसकी एमिनिटी पर। डिपेंडेंट ऑन साइज़, उसका साइज़ कितना है, कितने फ्लोर्स हैं, कितने साइज़ में बना हुआ है। लोकेशन, किसी मेगा सिटी में है, किसी मेट्रो सिटी में है, या किसी गांव में है। ओके, सो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ में, रियल वर्ल्ड केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है कि किसी भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से ही सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल रिग्रेशन के ज़्यादा एडवांटेज होते हैं देन द सिंपल लीनियर रिग्रेशन के रियल वर्ल्ड केस में। ओके, सो नाउ वी हैव, जिस चीज़ के पास स्ट्रेंथ्स हैं उसके पास लिमिटेशंस भी होंगी। तो स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। स्ट्रेंथ्स पे देखें तो सिंपल टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, है ना। तो स्ट्रेंथ तो इसकी यही है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बहुत हद तक सिंपल है समझने में, समझाने में, इंटरप्रेट करने में, अंडरस्टैंड करने में, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट भी है ना। जितना सिंपल है उतना ही कंप्यूटेशनली भी एफिशिएंट है। स्ट्रॉन्ग बेसलाइन मॉडल इन मशीन लर्निंग। ओके, इट्स आल्सो हैव सम लिमिटेशन। सिर्फ लीनियर रिलेशन के लिए एक्यूरेट है। अगर हमें पता ही नहीं है कि रिलेशन कैसा है, अगर हमने अजम्पशन ही गलत करी है तो आउटपुट भी गलत आएगा। अगर हम जब तक किसी केस को, किसी रिलेशनशिप को लीनियरिटी मानकर एज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, ये मॉडल तब तक ही सही आंसर देगा। सेंसिटिव टू आउटलायर्स है। ओके, डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रिक्ट अजम्पशन, है ना। हमने अभी इसमें 3-4 अजम्पशंस पढ़ी पीछे, तो ये डिपेंडेंट है उन स्ट्रिक्ट अजम्पशंस पर। कौन कौन सी अजम्पशंस हमने पढ़ी थी? होमोस्कैडिसिटी जैसी, इंडिपेंडेंस वाली हमने अभी अजम्पशन पढ़ी। लिमिटेड एबिलिटी टू कैप्चर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन विदाउट मॉडिफिकेशंस। ओके, सो नाउ वी हैव सम केसेस व्हेन द लीनियर रिग्रेशन फेल्स। जैसे नाम इसका सजेस्ट करता है लीनियर रिग्रेशन, तो जहाँ पर नॉन लीनियर डेटा होगा वहाँ पर लीनियर मॉडल कैन नॉट कैप्चर कर्व्स और एक्सपोनेंशियल पैटर्न्स, है ना।
आउटलायर्स, जो कि हम इसके लिमिटेशन से पढ़ चुके हैं। मल्टी कोलिनियरिटी, हाईली कोरिलेटेड प्रेडिक्टर, रिड्यूस रिलायबिलिटी, क्योंकि हमने अजम्प्ट ये किया था कि नो मल्टी कोलिनियरिटी है या लो मल्टी कोलिनियरिटी है, तभी हम लीनियर रिग्रेशन से काम निकलवा पा रहे थे। लेकिन जहाँ पर मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट होगी वहाँ पर हाईली कोरिलेटेड प्रेडिक्टर रिड्यूसेस रिलायबिलिटी, वहाँ पर हाईली कोरिलेटेड प्रेडिक्टर्स होंगे जो इसके रिलायबिलिटी को गिरा देंगे। स्मॉल सैम्पल साइज विद टू मैनी प्रेडिक्टर, जहाँ पर बहुत छोटा सैम्पल साइज होगा और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टर्स होंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर एंटिटीज़ होंगी, तो ये लीड्स टू ओवरफिटिंग। सॉल्यूशंस क्या हैं यहाँ पर? इसका सॉल्यूशन आ जाएगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन, रेगुलराइजेशन मेथड, रिज एंड लेसो, नॉन लीनियर मॉडल, डिसीजन ट्रीज एंड न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, आई होप you will understand this slide. That is all about when linear regression fails. So that is very much similar to the limitation of linear regressions. So now we have summary. हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ा? हमने इस सेशन में समझा रिग्रेशन के बारे में। रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैटिस्टिकल मेथड है जो किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट फैक्टर और जो किसी एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है उनके बीच में रिलेशनशिप मॉडलाइज एनालाइज करता है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन जो कि था रिग्रेशन के बारे में। फिर हमारी बात आती है रिग्रेशन के टाइप्स के बारे में। रिग्रेशन हमारे पास लीनियर और लॉजिस्टिक हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन जब उन दो फैक्टर्स के बीच में, दो एंटिटीज़ के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन हो, लीनियर रिलेशन हो। लॉजिस्टिक कब? जब लॉजिस्टिक रिलेशन हो। लेकिन हमारा सेशन किसके ऊपर है? लीनियर रिग्रेशन के ऊपर है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी कैसे पढ़ेंगे हम? लीनियर रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन वेयर द वाई और एक्स के बीच में कैसा रिलेशन हो? लीनियर रिलेशनशिप हो। वाई और एक्स क्या है? वाई आपका आउटकम हो सकता है, वाई आपका काउंट हो सकता है, वाई आपका डिपेंडेंट फैक्टर हो सकता है और एक्स आपके पास यहाँ पे डिपेंडेंट फैक्टर हो सकता है। फिर हमने देखा कि जो लीनियर रिग्रेशन की हमने इक्वेशंस पढ़ी। फिर हमने लीनियर रिग्रेशन को भी आगे दो पार्ट्स में बांट दिया। लीनियर्स रिग्रेशन भी दो पार्ट में देखा हमने, सिंपल और मल्टीपल। जो सिंपल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक फैक्टर था, एक इंडिपेंडेंट फैक्टर था, है ना। और जहाँ पर हम मल्टीपल की बात कर रहे थे वहाँ पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स थे, जैसे कि x1, x2, x3 एंड सो ऑन। ओके, फिर अगर हम इसके केस से हट के थोड़ी अलग बात करें, इक्वेशंस के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी होंगे जो कि बताते हैं अगर हम एक केस लें मल्टीपल रिग्रेशन का, जो कि एक कंपनी की सेल है जो कि 3-4 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है ना। तो वहाँ पर हम उन जो इंडिपेंडेंट फैक्टर हैं उनको हम x1, x2, x3, x4 बोल सकते हैं, और जो उस सेल को हम y से आउटपुट से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके कुछ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी होंगे जो कि उन x1, x2, x3, x4 के साथ लगेंगे। वो बताएंगे कि वो जो x1, x2, x3, x4 है उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट कर रहा है y को। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास केवल एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, या जिसको प्रेडिक्टर बोल रहे थे हम अभी तक। ओके, रिलाइज ऑन क्रिटिकल अजम्पशन हम देख चुके हैं कि हम जब लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर बहुत सारी अजम्पशन करी थी। लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, है ना। और जो एरर्स का जो वेरिएंस था, है ना, उसके बारे में कांस्टेंट होना चाहिए, और जो एरर्स थी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। होमोस्कैडिसिटी के बारे में देखा, एंड हमने नॉर्मेलिटी एंड लो मल्टी कोलिनियरिटी के बारे में देखा। ओके, सो एक्सीलेंट एज एन इंट्रोडक्टरी मशीन लर्निंग मॉडल बट नॉट ऑलवेज सफिशिएंट फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा। हाँ, इंट्रोडक्टरी मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए एक्सीलेंट वर्क करेगा, लेकिन हमेशा सफिशिएंट नहीं होगा। इवन कम्प्लेक्स डेटा के लिए ऑलवेज सफिशिएंट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट समरी ऑफ दिस सेशन। सो लीनियर रिग्रेशन इज अ गेटवे टू द मशीन लर्निंग, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बोला था। लीनियर रिग्रेशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल आर एक्सटेंशन ऑफ these concepts. A strong foundation in linear regression builds the intuition for mastering advanced machine learning. अगर लीनियर रिग्रेशन अच्छे से समझ लिया तो रिड्स, लेसो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेट्स को समझना इजी हो जाएगा। ओके, आई विल होप
I hope you will understand this whole session. um, and this is all about this session. And thank you so much for watching this session on linear regression, brought to you by Good Sky Research Foundation. I hope this lecture gave you both the theoretical intuition and the practical understanding needed to apply regression in real world scenarios. Stay tuned for more session in this free 6-month applied AI and machine learning series. See you in the next video. Thank you so much.